हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सोशल साइंस का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और फ्रेंड्स, हो सके तो आप कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप ये जान लें कि देखिए इसमें समय कितना होता है। तो इसमें समय 2 घंटे का होता है और पूर्णांक 50 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कि आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर प्रोवाइड होगा। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो ऑप्शन आ है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1763 ईस्वी में और ऑप्शन दा है 1813 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा यानी कि 1784 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुज़के बाबरी की भाषा है, ऑप्शन आ है उर्दू, ऑप्शन बा है हिंदी, ऑप्शन सा है फारसी और ऑप्शन दा है तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा यानी कि तुज़के बाबरी की भाषा तुर्की है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, ऑप्शन आ है बाबर के शासनकाल में, ऑप्शन बा है हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन सा है जहांगीर के शासनकाल में और ऑप्शन दा है औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो ऑप्शन आ है लॉर्ड क्लाइव ने, ऑप्शन बा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन सा है वारेन हेस्टिंग्स ने और ऑप्शन दा है सर जॉन शोर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। तो ऑप्शन आ है टोडरमल, ऑप्शन बा है मुल्ला दो प्याजा और ऑप्शन सा है अब्दुल रहीम खान खाना और ऑप्शन दा है तानसेन। तो इसका जो राइट आंसर है यानी अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ तो तानसेन, यानी कि आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो ऑप्शन आ है अकबर ने, ऑप्शन बा है बाबर ने, ऑप्शन सा है हुमायूं ने और ऑप्शन दा है औरंगजेब ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ यानी कि अकबर। देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद की संधि हुई। तो ऑप्शन आ है 1760 ईस्वी में, ऑप्शन बा है 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सा है 1762 ईस्वी में और ऑप्शन दा है 1765 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा यानी कि 1765 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नकदी फसल है। तो ऑप्शन आ है गन्ना, ऑप्शन बा है गेहूं, ऑप्शन सा है चाय और ऑप्शन दा है दालें। तो जो नकदी फसल है वो आपका देखिए ऑप्शन आ यानी कि गन्ना हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन आ है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बा है राजस्थान में, ऑप्शन सा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन दा है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सा राइट हो जाता है। यानी देखिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आ है लोहा, ऑप्शन बा है तांबा, ऑप्शन सा है सोना और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी।
कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए लोहा, तांबा और सोना ये सब धात्विक हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन द उपर्युक्त सभी राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार का साधन नहीं है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन आ है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बा है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सा है इंटरनेट और ऑप्शन दा है ईमेल। तो देखिए, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि हेलीकॉप्टर, यानी कि संचार का साधन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, तो ऑप्शन आ है अमेरिका में, ऑप्शन बा है अफ्रीका में, ऑप्शन सा है एशिया में, ऑप्शन दा है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। यानी कि देखिए महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन आ है 14, ऑप्शन बा है 2, ऑप्शन सा है 15 और ऑप्शन दा है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा, यानी कि 12। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है, ऑप्शन आ है राष्ट्रपति, ऑप्शन बा है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सा है प्रधानमंत्री और ऑप्शन दा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है तो उपराष्ट्रपति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शासन का प्रमुख होता है, तो ऑप्शन आ है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सा है राज्यपाल और ऑप्शन दा है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन बा हो जाता है, यानी कि भारत में शासन का प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति। बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो देखिए खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। कब हुआ? तो 1527 ईस्वी में हुआ। और किनके बीच में हुआ? तो देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है ना, राणा सांगा के बीच में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में, 1674 में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिए। तो फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर, पूंजी एकत्र कर, मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मुसलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपनी राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो देखिए दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात की जाए तो MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम बताएं, तो रेल एवं बस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो एक संपूर्ण, प्रचुर और कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गांव में खाना पकाने यानी खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। किन किन रूप में? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। कौन सा? तो सहारा मरुस्थल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो देखिए बेचना क्या कहलाता है, यानी भेजना तो निर्यात और मंगाना तो आयात, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। और ये देखिए कभी भी भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इसलिए इस प्रकार राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, यानी स्थायी सदन कहा जाता है। और देख लेते हैं भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? देखिए आप लोगों के जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, हो सके तो अपने कम से कम 5 दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी देखिए शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? आंसर देख लेते हैं। शाहजहां को स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में कराया, यानी याद में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उसमें दीवाने खास और दीवाने आम और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण कराया। और देखिए
मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस शाहजहां ने बनवाया था। इसकी संरचना बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर हीरो से की गई थी। यह एक सुनहरे रंग का खाट के रूप का था। इसमें मीनाकारी किए हुए 12 खंभे थे तथा प्रत्येक खंभे पर 2 मयूर थे, जिसके बीच देखिए वृक्ष पर हीरा, पन्ना, मोती एवं लाल मणियों आदि के नक्काशी की गई थी, जिसे बाद में सन 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। ठीक है ना। और देखिए मुगल शासक के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए, तो देख लेते हैं। देखिए औरंगजेब ने जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूतों, मराठों, मेवात तथा नारनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जाटों से संघर्ष 1669 से 1691 तक चला। कब तक चला, तो 1669 से 1691 तक चला। औरंगजेब के समय तक मुगलों तथा सिखों के संबंध काफी बिगड़ गए। सिखों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। मुस्लिम से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई थी। और देखिए औरंगजेब के समय पठान अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः सन 1678 ईस्वी में कूटनीति एवं दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने इनका विद्रोह समाप्त कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि देखिए पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत में आगमन हुआ और इस युद्ध में पहली बार छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप में मैदान में युद्ध हुआ, जिसके कि मराठा अभ्यस्त नहीं थे। अतः इस युद्ध में उच्च कोटि के मराठा सैनिकों एवं पेशवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह मराठों का पतन हुआ एवं अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2019 में भी आया है और 2016 में भी आया है, इसलिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, लिखिए। और शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। देखिए केंद्रीय शासन, तो अपनी शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी स्वयं थे। उनका प्रशासन बहुत सीमा तक दक्षिण राज्यों की प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था। राज्य की सर्वोच्च शक्ति उनके हाथों में केंद्रित थी। उनके अधिकारों पर कानूनी बंधन नहीं था। इस प्रकार मध्ययुग के सभी शासकों की भांति शिवाजी भी निरंकुश थे, परंतु वह अत्याचारी नहीं थे। वह अपनी शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय शासन। तो देखिए प्रांतीय शासन में शिवाजी का साम्राज्य बहुत विशाल तो नहीं था, किंतु उनका शासन प्रबंध केवल केंद्रीय सरकार द्वारा संभव नहीं था, इसलिए शिवाजी ने प्रांतीय शासन की व्यवस्था की थी। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। वह प्रदेश जो सीधे शिवाजी के नियंत्रण में था, स्वराज के नाम से संबोधित किया जाता था। इसका प्रबंध शिवाजी स्वयं करते थे। अन्य प्रांतों में एक एक सूबेदार होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे और वह अपने पद पर इनकी इच्छा पर्यंत कार्य कर सकता था। प्रांतीय सूबेदार की सहायता के लिए भी 8 मंत्री होते थे। और देख लेते हैं
देखिए स्थानीय शासन तो प्रत्येक प्रांत को कई परगनों में तथा परगनों को ग्रामों में विभक्त किया गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया पटेल कहलाता था। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्राम का मुखिया पटेल कहलाता था। प्रत्येक परगने में वेतन प्राप्त अधिकारी भी होते थे। अब देख लेते हैं सैनिक व्यवस्था। तो शिवाजी की सेना का संगठन मुगल सेना की अपेक्षा कहीं अधिक सुदृढ़ था। शिवाजी का सैन्य संगठन इस प्रकार का था। अश्व सेना का विशेष महत्व था। किलों का प्रबंध कराया गया था। सेना में कठोर अनुशासन प्रणाली लागू थी। चातुर्यपूर्ण गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। ठीक है ना। अब चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुमुखी उपयोगिता के कारण ही इसे काला सोना या काला हीरा भी कहा जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि काला सोना या काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयले को। और देखिए भारत में उत्पादित कुल कोयले के 70% भाग उपयोग ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। शेष कोयले का उपयोग इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज और असंख्य मध्यम एवं लघु उद्योगों में कच्चे माल के रूप में तथा ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो संचार का अर्थ, संचार से आशय शब्दों, पत्रों, सूचनाओं अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों के विनिमय से होता है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार में सभी चीजें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया है। अब देखते हैं, देखिए संचार के साधनों की उपयोगिता। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त विभिन्न साधन लाभदायक हैं। इंटरनेट फर्स्ट नंबर पर क्या देख लेते हैं? इंटरनेट। इसमें 2 पॉइंट्स पूछे गए तो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया इंटरनेट। इस सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में यह सूचना जानकारी प्राप्ति का मुख्य साधन बन गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय, शिक्षा कक्षा या प्रत्येक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्ति से संबंधित क्रियाकलाप किया जा रहा है में इसकी अनुपस्थिति अनिवार्य हो गई। प्रत्येक प्रशिक्षक अपने शिक्षण कार्य में इस सुविधा का प्रयोग कर रहा है। कभी कभी छात्रों को नवीनतम बिंदुओं से संबंधित गृह कार्य दिया जाता है जिसे पूरा करने के लिए छात्र इंटरनेट की सहायता लेते हैं। इंटरनेट से आप सूचनाओं को खोजकर उन्हें पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो सुरक्षित भी रख सकते हैं जिससे कि पुनः आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत प्राप्त किया जा सके। अब देख लेते हैं वीडियो डिस्क। तो देखिए इस सुविधा द्वारा छात्र अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दी जा सके। वर्तमान समय में शिक्षक भी इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर, तो शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया को कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बिल्कुल बदल दिया गया है। आज प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों से लेकर इंस्टीट्यूशन, नवोदय विद्यालय, जहां तक कि प्राइवेट विद्यालयों की कक्षाओं में इनका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर को शिक्षण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाने लगा है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व समझाएं। तो बैंकों के कार्यों का स्मरण करने से इनका आधुनिक युग में महत्व स्पष्ट होता है। ये उत्पादकों एवं व्यापारियों को धन उत्पादन करने में सहायता देते हैं। एक कारखाने का मालिक इन बैंकों से न केवल कच्चा माल खरीदने के लिए रुपया उधार लेता है वरन वह मजदूरों की मजदूरी देने के लिए भी धन इन्हीं से लेता है। जब कभी उसे कारखाने में उत्पादन की मात्रा बढ़ानी होती है
या कारखानों का प्रसार करना होता है तो या किसी दूसरी जगह के व्यापारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है तब वह इन्हीं बैंकों से सहायता लेता है। बैंक व्यापारियों की हर पल मदद करते हैं, यानी मदद करती है बैंक। ये उनके माल को जमानत में रखकर रुपया उधार देते हैं, उनकी हुंडियाँ भुनाते हैं, साख पत्र जारी करते हैं, उनके आदेश पर दूर दूर से रुपया मंगाते या भेजते हैं तथा हर प्रकार से उनकी आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। बैंक छोटे छोटे उद्योगपतियों तथा कृषकों को भी मदद देते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक विविध कार्य करके भी अपने ग्राहकों को मदद पहुंचाते हैं। ये उनके बीमे के रुपए बीमा कंपनियों को भेजते हैं, यात्रियों के पत्र जारी करते हैं, जेवरात तथा अन्य कागजों को लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, ग्राहकों के पासपोर्ट मांगते हैं आदि। इस तरह बैंक अपने ग्राहकों की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। जिस देश में बैंकिंग व्यवस्था जितनी अधिक उन्नति होती है आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रभावशील हो जाता है। इन्हीं कारणों से मानव के आर्थिक जीवन में बैंकों का अत्यधिक महत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? तो देखिए कोई भी कानून बनाने के लिए पहले संसद में विधेयक पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो सबसे पहले विधेयक पारित किया जाता है। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक या धन विधेयक, ठीक है ना। साधारण विधेयक को देख लेते हैं। तो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जाता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है जिसे 3 वाचन कहते हैं। प्रत्येक वाचन पर सदस्यों का मत जाना जाता है। तीसरे वाचन में बहुमत मिलने पर दूसरे सदन में बहुमत के लिए भेजा जाता है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक को कानून बना दिया जाता है। ये हो गया साधारण विधेयक, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, केंद्र सरकार की आय के स्रोत मुख्यतः उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर तथा टकसाल की आय है। रेलवे तथा डाकतार से उसको अंशदान मिलता है। राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों तथा सरकारी उद्योगों भी केंद्रीय सरकार को कुछ आय होती है। देखिए केंद्रीय सरकार के प्रमुख आय के स्रोत, केंद्र सरकार को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है। फर्स्ट हो जाता है आपका आयकर, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर। अब उत्पाद कर, सेवा कर और सीमा को समाप्त कर दिया गया है। उधार लिया गया धन, विदेशी अनुदान और सरकारी कंपनियों से प्राप्त लाभ। यानी देखिए कौन कौन से हो जाते हैं, तो आयकर, निगम कर, उधार लिया गया धन, विदेशी अनुदान और सरकारी कंपनियों से लिया गया लाभ यानी प्राप्त किया गया लाभ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? तो न्यायाधीश के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, वह भारत वर्ष के किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद संभाल चुका हो या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार वकील रह चुका हो अथवा कानून का महान ज्ञाता हो। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक आपका 2019 का पेपर सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।